अनुवाद वर्तमान समय में भारत में और पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उसकी लोकप्रियता, उसकी उपादेयता, उसकी स्वीकृति लगातार बढ़ रही है। अनुवादक अब सामाजिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सृजक बन गया है। बहुत से लोग जो ये मानते रहे कि अनुवाद में सृजनात्मकता नहीं होती, अब वो भी मानने लगे हैं कि यदि अनुवाद और अनुवादक दोनों सृजनशील हों तो उनकी ग्राह्यता, उनकी स्वीकृति बढ़ती है, उपादेयता भी बढ़ती है। अगर अनुवाद के आयामों के आधार पर उसकी प्रासंगिकता पर बात करें तो एक बड़ा आयाम तो साहित्यिक अनुवाद का है। साहित्य के क्षेत्र में जितनी काव्य और काव्येतर गद्य की विधाएं हैं, उन सब में लगातार रचनाकार भी ये चाहता है कि उसकी रचनाओं का अनुवाद हो, चाहे वो मुक्तक हो या प्रबंध हो। यहाँ तक कि कविताओं के भी बहुत सुंदर प्रशंसनीय अनुवाद हुए हैं और हो रहे हैं, और गद्य रचनाओं के अनुवाद भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में ये बात निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहित्य की जो संवेदना है उसका विस्तार वैश्विक स्तर पर अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। जर्मन के एक बड़े कवि हैं जिनको गेटे के नाम से जाना जाता है। उन्होंने शकुंतला के अनुवाद को पढ़ा। कालिदास की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, लालित्य की, सौंदर्य की विलक्षण रचना है। उसकी वस्तु को देखें, कथा वस्तु को, कथानक को, या उसके अभिव्यक्ति कौशल को, उसके भाषिक सौंदर्य को देखें। तो उसको गेटे ने, शकुंतला को पढ़ा और विश्व साहित्य की एक कल्पना का विकास वहाँ से हुआ। यानी पूरे विश्व में साहित्य की संवेदना को, साहित्य की वस्तु और अभिव्यक्ति कौशल को कैसे देखा जाना चाहिए, इसकी चर्चा हुई है। और तुलसीकृत रामचरितमानस, वो तो महाकाव्यात्मक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म से मृत्यु तक का सब कुछ है। समाज का, संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का, भक्ति का, मूल्य का, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो रामचरितमानस में अभिव्यक्ति नहीं पाता। तो रामचरितमानस ने भी साहित्य की संवेदना के विस्तार को कुछ नए आयाम दिए हैं, बहुत से मानक स्थापित किए हैं, बहुत से मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, क्या करें क्या न करें, इसकी शिक्षा भी रामचरितमानस ने दी है। प्रेमचंद की दुर्लभ महाकाव्यात्मक औपन्यासिक कृति गोदान, और इसी तरह तमाम प्रेमचंद की दूसरी कथात्मक रचनाएं, कहानियां हों, उपन्यास हों, गबन हो, कायाकल्प हो, रंगभूमि हो, निर्मला हो, इन सबके निरंतर पठनीयता बढ़ने का कारण अनुवाद है। विभूति भूषण के पाथेर पांचाली की बात करें, तक्षी के चेम्मीन जैसी भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, इन सबके दुनिया के न जाने कितने देशों में अनुवाद हुए। प्रसाद की कामायनी के अनुवाद, महाकवि जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है कामायनी, आंसू का अनुवाद हुआ। और यहाँ तक के मध्यकाल के हिंदी के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध कवि बिहारी का अनुवाद, कबीर का अनुवाद, सूर का अनुवाद, घनानंद जैसे कवि का अनुवाद, बहुत से भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों के अनुवाद हुए और अभी भी लगातार हो रहे। यूरोप की भाषाओं में, यूरोप के देशों में अनुवाद स्वीकृत हो रहे हैं। कार्ल मार्क्स की बात करें, जर्मन भाषा में लिखे गए ग्रंथों का अनुवाद विश्व भर की भाषाओं में लगातार हो रहा है। इनकी ख्याति, इनकी प्रसिद्धि, अगर कार्ल मार्क्स का अनुवाद ना हुआ होता
तो कौन जानता, गेटे का अनुवाद न हुआ होता, गोर्की का अनुवाद न हुआ होता, शेक्सपियर का अनुवाद न हुआ होता, तो उन्हें पूरी दुनिया में कोई कैसे पढ़ता, कैसे समझता, कैसे जान पाता। इसलिए विश्व भर की भाषाओं में वैचारिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से, प्रतिभा प्रतिष्ठा की दृष्टि से अनुवाद ने महत्वपूर्ण काम किया है। विश्व को इन तमाम अनुदित रचनाओं ने चिंतन के नए आयाम दिए, नई दिशाएं दिखाई हैं। इसी तरह गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुवाद, और इस अनुवाद ने तो गुरुदेव को नोबेल प्राइज का हकदार या अधिकारी बना दिया। गीतांजलि एक विलक्षण दार्शनिक रचना है, कवितात्मक रचना है। बंगला भाषा में लिखित इस गीतांजलि का अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं अंग्रेजी में जब किया तो दुनिया की अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद होता चला गया, और विश्व भर की भाषाओं में जब अनुवाद हुआ और वो रचना प्रकाश में आई तो विश्व भारती की संकल्पना उद्घाटित हुई कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, उसकी दृष्टि क्या है, उसका विमर्श क्या है, उसका चिंतन क्या है, उसका दर्शन क्या है, ये सब दुनिया जान सकी। यदि अनुवाद नहीं होता तो सुब्रमण्यम भारती जैसे राष्ट्रवादी कवि का, ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार का परिचय विश्व को कैसे मिलता। राष्ट्र के और विश्व के स्तर पर अगर सुब्रमण्यम भारती को ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, प्रतिष्ठा मिली, तो अनुवाद ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम अनुवाद के द्वारा ही मनुष्य के बीच स्थित बहुत सी भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषागत जो दीवारें हैं, जो अवरोध हैं, उन्हें तोड़कर, उन्हें हटाकर दूरियों को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह हों या गुरु नानक हों, वो पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। अमृता प्रीतम हों, वो पूरी दुनिया में अब अनुवाद के माध्यम से पढ़ी जा रही हैं। बात चाहे पंजाबी के कवियों, लेखकों, धर्मगुरुओं की हो, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण कथात्मक, काव्यात्मक, नाट्यात्मक लेखकों की हो, गुजरात की दुर्लभ धर्म, संस्कृति, भक्ति, प्रेम आदि की रचनाएं हों, ऐसे लगभग हर राज्य, दक्षिण भारत के चारों राज्यों को हम देखें, वहाँ या नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स जो 7 राज्य हैं उनको देखें, हिमाचल को देखें, राजस्थान को देखें, पंजाब को देखें, इन सब में हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब की जो रचनाएं हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में अनुवाद के बाद क्रांति पैदा की है। उनकी पठनीयता ने, उनकी प्रस्तुति ने अभिभूत किया है। और साहित्येतर क्षेत्रों में यदि अनुवाद की परिव्याप्ति पर चिंतन करें, मनन करें, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो मानवता है, जो मनुष्य है, वो पूरे विश्व में बैठकर नित्य नई खोज कर रहा है, नित्य नए ज्ञान का उद्घाटन कर रहा है। तो मानव अर्जित संचित ज्ञान राशि का विपुल वांग्मय संवेदना प्रधान और ज्ञान प्रधान साहित्य के रूप में हमारे सामने आता ही है। संवेदना प्रधान साहित्य का संबंध सृजनात्मक साहित्य से होता है, क्योंकि वह भावनात्मक अधिक होता है, और ज्ञान विज्ञान के साहित्य का, यानी साहित्य से इतर जो लेखन है, तकनीक, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, ज्ञान, इन सब का उद्योग, वो साहित्येतर क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाता है। साहित्येतर क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम, बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ी दुनिया है, उस पर दृष्टि डालें तो विज्ञान की सारी शाखाएं, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान,
इन सब में और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र। विज्ञान वस्तुतः एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान का द्योतक तो है, इसलिए साहित्येतर क्षेत्रों में विज्ञान और उसकी तमाम शाखाएं, उसके तमाम आयाम महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसको स्पेस साइंस कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का विज्ञान, विधि और न्याय के क्षेत्र में, प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति विज्ञान, मानविकी के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, उद्योग के, व्यापार के, विज्ञापन के क्षेत्र में, मनोरंजन और सिनेमा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में। ये बहुत सारे क्षेत्र इस तरह के हैं जो साहित्येतर वाङ्मय की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं, और उन सब में भी अनुवाद ने बड़ी कारगर और रचनात्मक भूमिका निभाई है। इसलिए साहित्येतर अनुवाद जहाँ प्रबुद्ध मानव के बौद्धिक विकास का द्योतक है, उसके लिए उपयोगी भी है। वहीं सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद मनुष्य की अंतर्वृत्तियों को समृद्धि और परिष्कृत करके, समृद्धि प्रदान करते हुए, परिष्कृत करते हुए उसे जन सामान्य के लिए उपलब्ध कराने का प्रयत्न करता है। जहाँ वो तादात्म्य स्थापित करता है, जहाँ वो साधारणीकृत हो जाता है, जहाँ उसका विरेचन हो जाता है, वो सारा साहित्यिक क्षेत्र है। और जहाँ रोजी रोटी की दृष्टि से, कामकाज की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, आजीविका की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान को आत्मसात करने की दृष्टि से अनुवाद की उपादेयता आती है, वो साहित्येतर क्षेत्रों में देखी जाती है। निश्चित रूप से दोनों क्षेत्रों के अनुवाद की प्रासंगिकता असंदिग्ध है, स्तुत्य है, वंदनीय है, क्योंकि एक में सुसंस्कृत, सुशील, सभ्य नागरिक बनाने का दायित्व होता है, और दूसरे में आधुनिकता को आत्मसात करने, विकास करने, आजीविका अर्जित करने और राष्ट्र को या दुनिया को उन्नयन के मार्ग पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। मानव जीवन में इन दोनों प्रकार के मौलिक साहित्य का विशेष स्थान और महत्व रहा ही है, चाहे वो साहित्यिक क्षेत्र हो या साहित्येतर। मौलिकता महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, और इन दोनों दिशाओं में मौलिकता को व्यापक स्तर पर ग्राहक तक, पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाने का जो दायित्व और धर्म है, वो अनुवाद और अनुवादकों का रहा है। तो क्योंकि हर व्यक्ति हर भाषा का अधिकारी तो या ज्ञाता तो नहीं हो सकता, अध्येता तो नहीं हो सकता, तो अनुवाद उसमें ऐसे समुदाय के लिए, ऐसे समाज के और राष्ट्र और जगत के लिए रचनाओं का अंतरण करता है जो वस्तुतः मूल भाषा नहीं जानते, उसके ज्ञाता नहीं है, अध्येता नहीं है। इसलिए मौलिक सृजन और अनुवाद में भी मौलिकता होती है। अनुवादक यदि मौलिकता के महत्व को जानता है तो अनुवाद करते हुए वह मूल के भाव को अक्षुण्ण रखते हुए भी अपने अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से, शब्द चयन के माध्यम से, वाक्य विन्यास और भाषा के और व्याकरण के माध्यम से वह मौलिकता प्रस्तुत कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुवाद में दो भाषाएं महत्वपूर्ण हैं, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। और इसमें भी कोई संशय नहीं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भाषा की उपादेयता पर निर्भर करता है। भाषा उसकी सामाजिक आवश्यकता है। भाषा को वह एक ऐसे टूल के रूप में, एक ऐसे साधन के रूप में देखता है जिससे उसके मन में उठते हुए विचार, भाव, उनको वो बांधने का प्रयत्न करता है, लिपिबद्ध करने का प्रयत्न करता है, शब्दों के माध्यम से उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्न करता है। इसलिए अनुवाद के संदर्भ में भाषा भावों को व्यक्त करने का एक साधन मात्र नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वह एक पक्ष है। भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के साधन के रूप में भी
निश्चित रूप से भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण है, असंदिग्ध है, किंतु वह एक संरचना भी है। भाषा जब वाक्य में बदलती है, मुहावरे लोकोक्तियों का स्वरूप धारण करती है, पद और पदबंध के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करती है, तो उसकी अपनी एक संरचना हमारे सामने आती है जो नियमों से, व्याकरणिक नियमों से बंधी होती है। और व्याकरणिक नियम हर भाषा के अपने अलग होते ही हैं। स्रोत भाषा कोई भी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, मराठी हो या गुजराती हो, जिस भाषा से अनुवाद करना है वो स्रोत भाषा है, जिस भाषा में अनुवाद करना है वो लक्ष्य भाषा है। तो दोनों भाषाओं की व्याकरणिक व्यवस्था भिन्न होती है। ये भाषा पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, इन सब की अपनी भाषा होती है, लेकिन मनुष्य जाति की मानवीय सृष्टि की भाषा वह थोड़ी भिन्न होती है और वह एक वैचारिकता लिए रहती है, वह एक प्रतीकात्मकता और सार्थकता लिए रहती है। उसके आयाम बड़े व्यापक और विस्तृत होते हैं। मानव के वागेंद्रियों या उच्चारण और अवयव से, उच्चारण के बहुत से अवयव हैं, उनसे निःसृत इस भाषा के बहुत से रूप हमारे सामने समय समय पर आते ही हैं। जब हम भाषा के स्वरूप पर, उसकी संरचना और उसके व्यावहारिक पक्षों पर दृष्टि डालते हैं तो निरंतर विकास दिखाई देता है। इसका संबंध किसी समुदाय विशेष से, किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी राज्य से, किसी राष्ट्र से, उनसे तो होता ही है। इसलिए भाषा को पारंपरिक या शाश्वत नहीं माना जाता, बल्कि यादृच्छिक एक अवयव के रूप में उसे देखा जाता है, जिसे समुदाय विशेष के लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। भाषा केवल व्याकरण नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से वक्ता और श्रोता के मध्य विचारों का आदान प्रदान करने का एक टूल है, एक औजार है, एक साधन है। वक्ता और श्रोता के बीच विचार विनिमय अनवरत चलता है। सृष्टि के आदिकाल से, जब से भाषा ईजाद की गई, खोजी गई, तब से ये चल रहा है। और वक्ता जब किसी वाक्य का विन्यास तैयार करता है, शब्द का चयन करता है, किसी मुहावरे या लोकोक्ति को अभिव्यक्त करता है, तो उसका एक अभीष्ट अर्थ होता है जो अपने ग्राहक तक, श्रोता, पाठक या दर्शक तक वो संप्रेषित करना चाहता है। तो उसके मनोमस्तिष्क में एक वाक्य की संरचना बनती है। एक निहितार्थ जो उसके मनोमस्तिष्क में है, उसको वो संप्रेषित करने से पहले अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने मनोविज्ञान की दृष्टि से मनोमस्तिष्क में एक संरचना बना लेता है। और ऐसा तो कहा ही जाता है कि शब्द, जब हम काव्यशास्त्रीय दृष्टि से कहते हैं कि कविता क्या है, तो कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। जो शब्द अर्थ को वहन करता है, यानी केवल शब्द मात्र कविता नहीं होता, उसकी सार्थकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगर शब्द शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है, शब्द बाह्य है तो अर्थ आंतरिक है। इसलिए शब्द यदि स्थूल है तो अर्थ सूक्ष्म है। तो स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा, ये शब्द के अर्थ तक पहुंचने की यात्रा के रूप में हमारे सामने आती है। इसलिए केवल शब्दों का जमावड़ा वो साहित्य या कविता नहीं है। व्याकरणिक दृष्टि से काव्यांगों का या भाषांगों का समूह एकत्रित करना वो साहित्य नहीं है, बल्कि मंतव्य को संप्रेषित करने, उसकी सार्थकता को जन समुदाय तक पहुंचाने का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण बन जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये जो वैचारिक विनिमय है, आदान प्रदान है, ये क्रिया अनवरत चलती है मानव सृष्टि के साथ, संसृष्टि के साथ, और अभीष्ट अर्थ को वह लगातार संप्रेषित करने का प्रयत्न भाषा और अनुवाद के माध्यम से करता है। इसलिए मानव सुख के विविध अवयवों से अगर हम
उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की बात करें तो एक निश्चित संरचना, एक निश्चित प्रक्रिया भाषा के साथ और अनुवाद के साथ जुड़ती है और उसी से किसी जाति, किसी समुदाय विशेष के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, मानव मनुष्य हैं, जन हैं, वो अपने विचारों का आदान प्रदान अभीष्ट भावों को पूर्ण करते हुए करते ही हैं। मेरे मन में क्या है, मैं उसको सामने वाले तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए भाषा को एक व्यवस्था का नाम भी दिया गया है। इस व्यवस्था का आदि रूप ध्वनि है। ध्वनि से शब्द या शब्द समूह का निर्माण होता है। शब्द समूह से वाक्य बनते हैं जो कि विविध नियमों और संरचनाओं से बंधे होते हैं। वाक्य से विषय व्याख्यायित होते हैं। जब शब्द और शब्दों से निर्मित वाक्य होता है तो वाक्य में जिस वस्तु, जिस विषय को लेखक पिरोता है वह सामने वाले तक उस मंतव्य को पहुंचाने का प्रयत्न करता है। तो उसमें संदर्भ भी होता है, संदर्भ परक अर्थ भी होता है जिसको समाहित किए जाने का सिलसिला बनता है। ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ, इनको स्थायी रूप प्रदान करने के लिए ही व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। वहीं इन सभी के प्रयोग रूप को बनाए रखने के लिए भाषा विज्ञान की रचना भी की जाती है। हर जाति या समुदाय विशेष द्वारा व्याकरण और भाषा विज्ञान संबंधी न जाने कितने आयाम हैं, उनको अलग अलग रूपों में देखा जाता है। इसी आधार पर भाषा को न केवल स्वतंत्र अस्तित्व बनते हुए हम देखते हैं, हर भाषा का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उसके अनेक रूप भी होते हैं। भाषा अनंत और अपार है। उसकी संरचना पर दृष्टि डालें तो उसे आत्मसात करने की आवश्यकता निरंतर रहती है, क्योंकि जब तक हम भाषा में अभिव्यक्त कथन को आत्मसात नहीं करते तब तक भाषा की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसलिए भाषा नित्य विकसित होने वाली, अद्यतन अधुनातन होने वाली एक वस्तु है, एक विचार है। परिवर्धित होती है, विकसित होती है, अद्यतन अधुनातन होती है और समाज की तमाम भावनाओं को, वैचारिकता को अभिव्यक्ति प्रदान करने का रचनात्मक काम भी करती है। इसलिए स्पष्ट है कि भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जो नित्य परिवर्तित होते हुए भी व्याकरण के बंधन से युक्त रहकर अनेकता में एकता के सिद्धांत को चरितार्थ करना चाहती है। भाषा अनंतिम होती है। उसका विकास प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। भाषा कभी पूरी नहीं होती, बल्कि उसके विशाल कलेवर में अनेक तत्व समाहित होते रहते हैं। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज की बात हम करते हैं, भाषा के आधुनिकीकरण की बात हम करते हैं। अनुवाद में ये जो अवधारणात्मक शब्दावली है, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, यही अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान को अंतरित करने की क्रिया में महत्वपूर्ण या रचनात्मक भूमिका निभाती है। इसलिए मित्रों, भाषा चाहे मौखिक हो या लिखित हो, वह दोनों ही रूपों में अपने तत्वों को धारण करती है, आत्मसात करती है। भाषा वस्तुतः अर्जित संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति जन्म से भाषा का ज्ञाता नहीं होता, भाषा में दक्ष नहीं होता। धीरे धीरे वह भाषा को अर्जित करता है, कमाता है और माँ से, पिता से, परिकर, परिवार से, मित्रों से, अड़ोस से, पड़ोस से, समाज से वह सीखता है और अर्जन के बाद फिर वो अभ्यास की तरफ चलता है। जैसे जैसे शब्द संपदा उसकी निजी स्मरण शक्ति से जुड़ती चली जाती है मनुष्य की, वैसे वैसे फिर वह उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास ये भी करता है। इसलिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इसीलिए करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, इस तरह के कथन, इस तरह की उक्तियाँ भी कही जाती हैं। तो समाज और परंपरा ये भाषा के लिए बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों की भूमिका असंदिग्ध होती है, महत्वपूर्ण होती है और दोनों के आपसी विचार विनिमय द्वारा ही भाषा के स्वरूप का निर्धारण भी होता है। भाषा में इतनी शक्ति होती है कि वह समस्त ज्ञान विज्ञान को अभिव्यक्त प्रदान कर सकती है।
प्रत्येक कथ्य और उसकी गहनता द्वारा जो भाषा है उसके द्वारा हम विस्तार भी पाते हैं। यानी राष्ट्रीय स्तर की जो वैचारिकता है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का काम भी भाषा के माध्यम से ही होता है। इसलिए भाषा का निर्माण समाज द्वारा समाज के लिए और सामाजिकता की रक्षा के लिए, सामाजिकता के विस्तार के लिए होता है। सामाजिकता के निर्वाह के लिए भाषा की अन्यतम गहनता विचारणीय है। भाषा एक व्यवस्था है और अपने और अपार सृजनात्मकता की शक्ति के कारण उसकी लोक स्वीकृति लगातार बढ़ती है। भाषा में परंपरा और संस्कृति का पूर्ण विकास स्थिर हो जाता है। भाषा की अभिव्यक्ति के भी बहुत से स्रोत हैं, विविध स्रोतों को हम देख सकते हैं। वहाँ कहाँ से शब्द अर्जित करती है, उसकी विकास यात्रा क्या है, उसकी शब्द संपदा का स्रोत क्या है। इसलिए भाव संप्रेषण का सबसे आवश्यक तत्व भाषा बन जाती है। वक्ता भाषिक कोड में संदेश देता है और श्रोता उसे डीकोड करके ग्रहण कर लेता है। कह सकते हैं कि वक्ता और श्रोता दोनों मिलकर एक विशिष्ट व्यवस्था को जन्म देते हैं। भाषिक व्यवस्था द्वारा संप्रेषण और अनुभव युक्त जो अभिव्यक्ति है उसको हम सामने प्रस्तुत करते हैं। अनेक स्तरों पर कृति विशेष में, रचना विशेष में व्यावहारिक रूप से भाषा के बदलते रूप को हम देख पाते हैं। भाषा बोध किसी कृति के विश्लेषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसीलिए माना भी जाता है। तो कह सकते हैं कि अनुवाद और भाषा का संबंध चोरी दामन का संबंध है। भाषा की संरचना अगर अनुवाद और अनुवादक के लिए बोधगम्य होती है तो अनुवाद को वो और सहज और सरल और संप्रेषणीय बना पाता है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।